नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम ऋग्वैदिक संस्कृति को देखेंगे और इसमें हम देखते हैं राजनीतिक संगठन को। तो जो ऋग्वैदिक जो है, ऋग्वैदिक काल जनों में विभाजित था और जन जो है वो छोटे छोटे कबीलों में, और कबीला जो है लोगों का समूह होता था। ठीक है। और सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जो है यहाँ पे जन थी, और सबसे छोटी राजनीतिक इकाई जो है यहाँ पे कौन सी थी? विश थी, है ना। और विश गाँव में और गांव कुलों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। ठीक है। जन जो है वो उसका प्रमुख गोपा या गोपत कहलाता था, और विश का जो है प्रमुख वो विशपति कहलाता था। ठीक है। तो आइए देखते हैं ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन को। आर्य जब मध्य एशिया से भारत आए तब वे विभिन्न जनों में विभाजित थे, और इन जनों का प्रधान राजन कहलाता था। और राजा का जनस कोपा या जन प्रमुख कहा गया है। ठीक है। राजा को जनस्य गोपा या जन का प्रमुख कहा गया है। राजन का पद वंशानुगत हो चुका था, फिर भी राजन के हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। यहीं से राजा के राज्याभिषेक की प्रथा चल पड़ी है। ऋग्वेद से पता चलता है कि राज्याभिषेक के अवसर पर राज्य के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं और राजन पर नियंत्रण कर दो संस्थाएं सभा और समिति करती हैं। हालांकि ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था वेदत थी। एक और संस्था गढ़ का भी उल्लेख यहाँ पे मिलता है। राजा का नियंत्रण कार्यसभा और समिति करती है। इसमें भी समिति का राजा के चुनाव में योगदान होता है, और यह कबीले की आम सभा है। समिति के प्रमुख को ईशान कहते हैं, और सभा मुख्य रूप से वृद्ध जनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। ये सभी संस्थाएं जल या कबीले के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श करती थी। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है, जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। राजा इसके बदले में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था, और इस समय किसी प्रकार की कर व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। ऋग्वैदिक जन में विश ग्राम में, और ग्राम जो है वो कुल या ग्रह में विभाजित थे। और जन का जो प्रमुख है जनस गोपा या गोपत कहलाता था। विश का विशपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी, और ग्रह या कुल का प्रमुख जो होता था ग्रहपति होता था। ठीक है। तो ऋग्वेद में कुल शब्द का प्रयोग विरल ही है, ज़्यादातर ग्रह शब्द का प्रयोग मिलता है। और विश का प्रमुख विशपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी, कुल का कुलप और ग्रह का ग्रहपति होता था प्रमुख। और ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार सबसे अधिक, एवं विश शब्द का 170 बार, विदय का 122 बार, समिति का 9 बार और सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक जन आपस में संघर्षरत थे, और ऐसा ही प्रथम संघर्ष याब्यावती नदी के तट पर हरियूपिया हड़प्पा नामक स्थान पर तुरुवंश, बिचिविंत और शज्यों के मध्य हुआ। इनमें से शज्यों की विदाई हुई। यही संघर्ष राष्ट्रीय स्तर पर दसराज का नामक निर्णायक युद्ध में प्रलवित हुआ। ठीक है। दसराज युद्ध का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। और दसराज जो युद्ध है वो परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। इसमें सुदास राजा और अन्य 10 राजाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में दोनों तरफ आर्य और अनार्य शामिल थे। ये जो 10 जन थे जो सुदास के खिलाफ लड़े थे, पुरु, यदु, अनु, द्रतु, तुर्वंश, अलिन, पक्त, भल्लानास, पिशाणी और शिव। और 10 राजा जो है राजा सुदास के विरुद्ध लड़े, लेकिन फिर भी राजा सुदास के अंत में क्या हुई? विजय हुई। और इस युद्ध का कारण जो था भरतवंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह वशिष्ठ को नियुक्त करना था। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा कर सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु विजय लास्ट में किसकी हुई? सुदास की ही हुई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। इसका एक कारण राज्य का विस्तार भी माना जाता है। अब राजा के पदाधिकारी, तो राजा के प्रमुख पदाधिकारियों में पुरोहित, सेनानी,
ग्रामीणी, सूत यानी कि रथ हाँकने वाला। ठीक है, तो इसके पदाधिकारियों में जो प्रमुख था वो कौन कौन से थे? तो पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी और सूत यानी कि रथकार जो रथ हाँकते थे। रचकार और क्रमरा धातुकर्मी थे जो धातुओं को बनाते थे। अन्य पदाधिकारियों में पूरब, दुर्गपति, स्पर्श, गुप्तचर और दूत का उल्लेख मिलता है। उपास्थि एवं इभ्य नामक अधिकारी राजा के व्यक्तिगत सेवक थे। ठीक है, और जो पुरोहित होता था वो क्या होता था? मार्गदर्शक होता था। और उसके अलावा इन पदाधिकारियों में पुरोहित सर्वश्रेष्ठ थे। ये राजा के पथ प्रदर्शक, शिक्षक, मित्र एवं दार्शनिक थे। ऋग्वेदिक पुरोहितों में प्रमुख वशिष्ठ, विश्वामित्र और देवापी थे। पुरोहित राजा के साथ युद्ध में भी जाता था तथा उसकी विजय की कामना करता था। और सेनानी का स्थान पदाधिकारियों में दूसरा था। ऋग्वेद के समय राजा के पास कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं होती थी, इसलिए युद्ध के समय एक नागरिक सेना, जिसे मिलिशिया कहा जाता था, का गठन कर लिया जाता था। इसका संचालन ब्रात, गण, ग्राम और सर्थ नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियां करती थी। सेना में पैदल, घोड़े और रथ होते थे। कर्णयोनि यानी कि धनुष बाण, निशंग यानी कि तरकस, स्यूत व्यूत यानी कि कवच, शिप्रा सिर शस्त्राण, परतला यानी कि भाला और पुल चरिष्णु नगरों को ध्वस्त करने वाला आदि का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ग्राम का सबसे प्रमुख पदाधिकारी एवं मुखिया ग्रामीणी होता था और इसका कार्य सैन्य एवं प्रशासन संबंधी था। सेनानी, ग्रामीणी, सूत, रथकार, करमार सम्मिलित रूप से रत्निन कहे जाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे न्याय प्रशासन। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि राजा की कोई नियमित या स्थायी सेना यहाँ पे नहीं रखता था। और युद्ध में जो है वो जो सेना भाग लेते थे उसे हम मिलिशिया कहते थे। वो संगठित कर लेता था, यानी कि एक मिलिशिया का संगठन कर लेता था। और यहाँ पे जो है यहाँ पे चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान जो है बृहस्पति कहलाता था। और ऋग्वैदिक काल में जो है राजतंत्रात्मक सत्ता थी और गणतंत्रात्मक। यहाँ पे 46 बार गण शब्द का प्रयोग हुआ है और गण का जो प्रमुख होता था वो ज्येष्ठक कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में जनों को विभाजित किया गया था। जनों में विभाजन जो है जन में आपसी संघर्ष के द्वारा होता है। और दशराज युद्ध का ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे राजा सुदास से रावी नदी के तट पर 10 राजा उनके विरुद्ध लड़ते हैं। और कारण क्या होता है? विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना, लेकिन फिर भी अंत में राजा सुदास की ही विजय होती है। इसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। आर्य और अनार्यों के बीच में यहाँ पे लड़ाई छूटती है। आर्य राजा जो थे वो सुदास यानी कि त्रिशु वंश के थे और इसमें सुदास की विजय होती है। और 5 आर्य कबीले में और 5 गैर आर्य कबीले भी थे। इसमें 5 आर्य कबीले जो आर्य थे, जो 10 राजाओं में जो 5 आर्य शामिल थे वो थे अनु, यदु, दहु, पुत और तुर्वश। और 5 जो गैर आर्य थे वो कौन थे? आलिन, शिव, बसारिन, पक्त और भलासन। ऋग्वैदिक काल में सभा शब्द जो है 8 बार आया है। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ जन। और समिति 9 बार, विदत 122 बार। ठीक है, प्राचीन संस्था जो थी ऋग्वैदिक काल में वो क्या थी? विदत। चलिए इसके न्याय प्रशासन को देखते हैं। तो न्याय का केंद्र बिंदु राजा होता था और यह मुख्यतः पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। ऋग्वेद के मंत्रों में 100 गायों के रूप में दिए गए दंड अथवा संबंध विच्छेद यानी कि वैदाय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में झगड़े से निपटाने के लिए मध्यस्थ यानी कि मध्यमशी का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अपराध करते हुए अपराधियों, जीवग्रब को तत्काल पकड़ने वाले उग्र पुलिस का जिक्र है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन भरत यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था जो सरस्वती और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ था।
इसी वंश का राजा कौन था? सुदास था। त्रिशु, यह रावी के पूर्व में बसा था। कुरु, ये लोग सरस्वती के दोनों ओर निवास करते थे और यह जन भरत और त्रिशु वंश के साथ निकट संबंध बनाए हुए था। यदु और तुर्वश, ये दोनों जन दक्षिणी पंजाब में रहते थे और इन दोनों के निकट संबंध था क्योंकि ऋग्वेद में इन दोनों का नाम एक साथ आता है। गांधारी, यह भारत की सीमांत क्षेत्र उत्तर पश्चिम में रहते थे। और मत्स्य और चेदी, ये पंजाब के दक्षिण और राजस्थान और मालवा क्षेत्र में निवास करते थे। सजय, इसे ईरानी मूल का माना जाता है। पंजाब पर चढ़ाई करते हुए इसके सेनापति देवव्रत द्वारा तुर्वशों एवं वृषिवंतों को हराते हुए दर्शाया गया है। वक्त, इसका सामंजस्य हेरोडोट से उल्लिखित पैक्टाइन से जोड़ा जाता है। यह कुर्रम नदी की उपजाऊ घाटी में की सीमा में बसी हुई थी। बैकर्ण, कश्मीर में स्थित कृवि, सिंधु एवं अस्किनी के किनारों पर बसी थी। सीबी, झेलम और चिनाब के पास। अलीन और भलानस, ये सिंधु नदी के पश्चिम में काबुल तट तक ये बसे हुए थे। यहाँ पे देखिए दास प्रथा देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। पुरुष और स्त्री में दासों का उल्लेख मिलता है। पुरोहितों को दक्षिण में दास दिए जाने की बात बार बार आई है। मुख्य रूप से दासियां दी जाती थी जिनसे घरेलू काम कराया जाता था। इससे स्पष्ट है कि दास खेती कार्य में नहीं लगाए जाते थे। इसके बाद देखेंगे ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन। तो इनका आर्थिक जीवन मुख्यतः जो है कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य, विनिमय साधन, परिवहन के साधन पे निर्भर था। और ऋग्वैदिक काल में जो है यहाँ पे एक राजा होता था और राजा कबीले का हेड होता था। और भूमि का हेड नहीं होता था। यहाँ पे कृषि में ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। और समाज जो है ऋग्वैदिक काल का 2 भागों में बटा था, ग्रामीण समाज और कबीलाई ढांचा। कबीलाई ढांचा में पशुओं का महत्व है ना। तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन पर अधिक महत्व दिया गया है। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयों में गायों को लेकर हुई है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ यानी कि गायों का अन्वेषण है। इसी प्रकार गवेषण, गोसु, गत्य, गभ्य आदि सभी शब्द युद्ध में प्रयुक्त होते हैं। गाय को अधन्या, न मानने योग्य, अष्टकर्णी, छेदे हुए कान वाली या जिसके कान पर 8 निशान हो आदि नामों से पुकारा जाता था। पड़ी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी, गाय विशेषता करने के लिए कुख्यात थे। ये एक अन्य प्रकार के व्यापारी भृगु का उल्लेख है जो दानशील थे। गाय के अलावा दूसरा पशु घोड़ा था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। ऋग्वेद में बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी, ऊंट तथा सरामा नामक एक पवित्र कुतिया का उल्लेख है। सिंधु सभ्यता के विपरीत ऋग्वेद में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है। अब देखते हैं कृषि। तो ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान गौण था। ऋग्वेद में 10,462 श्लोकों में से केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख है। कृषि के महत्व में 3 शब्द संहिता के मूल भाग से प्राप्त ऊर्ध्व, धन्य और बपति चरषिणी शब्द का प्रयोग कृषि या कृष्टि हेतु किया गया है। जुते हुए खेत में को क्षेत्र एवं उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं। भूमि खेतों में विभक्ति जिसके बीच में जमीनों की पट्टियां खिल्य होती थी। खिल्य शब्द का प्रयोग परती, ऊसर आदि भूमियों में भी किया जाता था। हल से बनी हुई नालियां या कूड़ को सीता कहा जाता था। हल के लिए लौगन एवं बैल के लिए वृक्ष शब्द मिलता है, जबकि हलवाहे को किवाश कहा जाता था। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख मिलता है। खाद को शाकम या करीश कहते थे, जबकि खलिहान को खल कहा जाता था।
सिंचाई के लिए 2 प्रकार के जल का उपयोग किया जाता था, सोयजा यानी कि वर्षा, तालाब आदि का पानी, और खनित्रमा खोद करके निकाला गया पानी जैसे कुआं या आवट। ऋग्वेद में के 10वें मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, और फल हंसिया, दांत या छड़ी द्वारा काटा जाता था। अनाज प्राप्त करने के लिए शुर्प यानी कि सूप, तितऊ, चलनी का प्रयोग किया जाता था। अनाज नापने के बर्तन को उर्दर कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल के उद्योग धंधों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।